हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं विभाग सी का क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है बच्चे कि विनय, नयन और मनन एक पीढ़ी के साझेदार है। उनके बीच लाभ हानि का जो प्रमाण दिया है बच्चे 543, क्या दिया है 543। तो बताइए आपका कौन सा प्रमाण हो गया? ये पुराना प्रमाण हो गया। ठीक है, सभी साझेदारों ने लाभ हानि का प्रमाण बदलकर जो नया अनुपात है बच्चे वो 2-2-1 रखा है। ठीक है, तो इस सूचना पर से हमें लाभ का प्रमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ का प्रमाण। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे मुझे बताए कि लाभ का प्रमाण का सूत्र क्या है। आई होप सो सभी बच्चे को याद होगा लाभ का प्रमाण। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चे लाभ का प्रमाण, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ का अनुपात बराबर सूत्र होता है नया भाग माइनस पुराना भाग। ठीक है, तो याद रहेगा सभी बच्चे को, लाभ का अनुपात का सूत्र है नया भाग माइनस पुराना भाग। तो देखो सबसे पहला जो साझेदार है बच्चे वो विनय है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विनय का लाभ। उसके बाद दूसरा जो साझेदार है बच्चे नयन है, तो यहाँ पे लिखेंगे नयन का लाभ। तीसरा साझेदार है मनन, तो यहाँ पे लिखेंगे मनन का लाभ। ठीक है, मनन का लाभ। तो बताओ इनका जो नया भाग था बच्चों क्या था? तो सर नया अनुपात तो इसका था 2-2-1। तो 2/5 लिख देंगे बच्चे, 2/5 और 1/5। माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो पुराना अनुपात था वो 5-4-3 था, है ना। 5, 4 और 3। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे बच्चे तो कितना आएगा? 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12। तो यहाँ पे डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 5 को गुना करेंगे। 12 गुने 5 तो 12×5 कितना हो जाएगा? 60। अब इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? 2 से। तो 2 गुने 12 कितना होगा बच्चे? 12 दूनी 24 माइनस 5 गुने 5 करेंगे तो 25 आएगा। 24 में से अगर 25 जाएगा तो माइनस 1 कितना आ जाएगा? 60। अब बताओ लाभ में अगर माइनस आता है तो क्या होता था? तो सर त्याग होता था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 12 गुने 5 करेंगे तो 60 आएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 माइनस 5 चौक 20, यानी कितना आ जाएगा बच्चे? 4/60। अब प्लस में आंसर आया तो इसका मतलब इसको क्या होगा? लाभ। उसी तरीके से यहाँ पे 60 लिखेंगे। 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, माइनस 5 दिया 15। तो 12 में से 15 जाएगा तो माइनस 3/60। तो इसका मतलब इसे भी क्या हो गया बच्चे? इसको भी त्याग हो गया ना। तो जब भी लाभ के अनुपात में कोई भी आंसर अगर माइनस में है तो उसे क्या बोलेंगे? त्याग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10। और एक क्वेश्चन बच्चे बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, या तो त्याग का पूछेंगे या तो लाभ का पूछेंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रमा, नेहा, अने, कल्पेश एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। उनके बीच लाभ हानि का जो प्रमाण दिया है ना, 3-3-2। क्या दिया है? 3-3-2। तो ये आपका पुराना अनुपात हो जाएगा। सभी साझेदारों ने लाभ हानि का अनुपात बदलकर कितना कर दिया बच्चे? 1-1-1। तो यानी ये आपका कौन सा प्रमाण हो गया? नया। ये नया अनुपात हो गया। सभी साझेदारों के बीच लाभ का अनुपात अन्य त्याग और त्याग की गणतरी करो। मतलब लाभ का अनुपात भी निकालना है और
त्याग का भी अनुपात निकालना है, मतलब दोनों बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लाभ का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाभ का अनुपात का सूत्र, है ना। तो अभी हमने जस्ट ऊपर बताया था कि लाभ का अनुपात का सूत्र क्या होता है। लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात का सूत्र हो जाएगा नया भाग माइनस पुराना भाग। ठीक है, अब इसमें साझेदार है रमा, यहाँ पर लिखेंगे रमा का लाभ। दूसरा है नेहा, तो यहाँ पर लिखेंगे नेहा का लाभ। और तीसरा है बच्चे कल्पेश, यहाँ पर लिखेंगे कल्पेश का लाभ। अब बताओ सभी बच्चे मुझे कि नया अनुपात क्या था। तो सर नया अनुपात 1:1:1 था, यानी 1/3 हो जाएगा बच्चे, 1/3 और 1/3 माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे पुराना अनुपात क्या था, तो सर 3:3:2 था, है ना। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 8 आ जाएगा बच्चे। कितने आ जाएंगे, 8। अब बताओ 8 या कितना हो जाएगा, 24। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 8 को 1 से गुना करेंगे, 8 माइनस 3×3=9, 8 में से 9 जाएगा बच्चे, -1/24। बताओ क्या हुआ रमा को, तो सर इसको हो गया त्याग, क्योंकि लाभ में जब माइनस आएगा तो त्याग होता है। ठीक है, उसी तरीके से 8 क्या करेंगे बच्चे, 24, तिरछा तिरछी गुना करो तो 8 - 9, तो इसको भी 1/24 आ गया। इसका मतलब इसे भी क्या हो गया बच्चे, तो सर इसे भी त्याग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 8 को 1 से गुना करेंगे बच्चे तो 8 आएगा, और 3 दूनी 6, और 3 और 8 को गुना करेंगे तो 24। 8 में से 6 गया यानी 2, 2/24। तो इसका मतलब प्लस में आंसर आया। तो जब प्लस में आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सर प्लस है, इसका मतलब इसको लाभ हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे लिखा है बच्चे मितेश, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखेंगे कि मितेश, विवेक, अन्य रेणुका एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार है। उनके बीच लाभ हानि का जो प्रमाण दिया है बच्चे 2:2:1 है, तो पुराना प्रमाण हो जाएगा। और सभी साझेदार भविष्य में लाभ हानि का अनुपात बदलकर कितना कर दिया, 3:2:1। तो बताओ सर ये तो नया प्रमाण हो गया। इस सूचना पर से त्याग का प्रमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चे, त्याग का प्रमाण। ठीक है, अभी मेरे साथ साथ ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11। अभी जितने भी क्वेश्चन है सब में लाभ का अनुपात और त्याग का अनुपात ही ज्ञात करना है बच्चे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है लाभ का अनुपात और त्याग का अनुपात का। ठीक है, चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर 11, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना था, तो सर त्याग का प्रमाण ज्ञात करना। जब भी त्याग या लाभ होगा बच्चे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे त्याग का अनुपात, क्या सूत्र हो जाएगा, तो सर इसका सूत्र हो जाएगा पुराना भाग माइनस नया भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मितेश का। किसका निकालेंगे बच्चे, तो मितेश का त्याग। उसके बाद है विवेक, तो यहाँ पे लिखेंगे विवेक का त्याग। उसके बाद है रेणुका, तो यहाँ पे लिखेंगे
रेणुका का त्याग। देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ऐसा नहीं कि आसान है तो करना ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना इजी क्वेश्चन है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, जब तक बोर्ड एग्जाम अच्छे से ना हो जाए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले पुराना अनुपात बताओ। 2:2:1 है तो 2/5 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो नया अनुपात क्या दिया है? 3:2:1, तो यानी 3:2:1 यानी 3/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा और 1/6, ठीक है। चलो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चे बताओ? तो सर 5 और 6 को गुना कर देंगे तो 30 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर 2 और 6 को गुना करेंगे 12 आएगा, 5 दिया 15 आ जाएगा, 12 में से 15 जाएगा तो -3/30। अब बताओ बच्चों, ये त्याग का अनुपात हम निकाल रहे हैं और आंसर किस में आ गया? माइनस में। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो सर इसको हो गया लाभ। क्या हो गया? लाभ। उसी तरीके से 5 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 30। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 -10, तो ये आ गया 2/30। तो ये तो प्लस में है, तो इसका मतलब इसे क्या हो जाएगा? त्याग। लास्ट 6 और 5 को गुना करेंगे 30 आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दो बच्चे तो 6 - 5 यानी 1/30, तो ये भी प्लस में है, तो इसका मतलब इसे भी क्या हो गया? त्याग। तो इस तरीके से लाभ का अनुपात और त्याग का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 12th की ओर, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखो बच्चे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12th में, सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा है नीचे मिलकत अने देवा, है ना, पुनः मूल्यांकन अंगे आमनोद लिखो। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि नीचे जो दिया हुआ है संपत्ति और दायित्व पर से पुनः मूल्यांकन खाते का रोजनामचा लिखना है। क्या लिखना है? रोजनामचा, ठीक है। ये आम नोद का मतलब होता है रोजनामचा, ठीक है। तो शायद अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा पार्ट 1 का, तो मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है बच्चे, है ना। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक में लेके जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, अगर जिनके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 138, पेज नंबर बच्चे कितना निकालेंगे? 138। तो 138 पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 7, है ना, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आई होप से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टि लिखना है। अब देखो संपत्ति और दायित्व दिया हुआ है, यंत्र की बही कीमत कितना है? 1,00,000। पुनः मूल्यांकन कीमत कितना है बच्चे? 80,000। तो मतलब हमने खरीदा था 1,00,000 में, अभी मार्केट में उसकी कीमत कितना हो गया? 80,000। तो बताओ यहाँ पे हमें यंत्र से क्या हो गया? नुकसान। क्या हो गया बच्चे? नुकसान, है ना। तो जब यंत्र बेचने से अगर नुकसान होता है तो उसका हम रोजनामचा क्या लिखते थे? वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरीके जमीन है, तो जमीन में देखो पहले था बही कीमत 3,00,000, अभी पुनः मूल्यांकन 5,00,000। तो बताओ जमीन की कीमत में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है? वृद्धि। और यंत्र की कीमत में क्या हो गया था बच्चे? कमी हो गया था। लेनदार है 1,00,000, अभी कितना हो गया? 95,000। तो बताओ इसकी बाजार कीमत में क्या हो गया? लेनदार की कीमत में वृद्धि हो गया है ना। फिर अदद खर्च है 3,000 है बाजार कीमत। अदद खर्च हमारे लिए क्या है? दायित्व है ना। तो यानी दायित्व में हमारा क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि। और अप्राप्त आय जो होता है बच्चे वो हमारे लिए क्या है? ये संपत्ति है ना। तो अप्राप्त आय में भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है 2,000 का। तो जब भी संपत्ति की कीमत में हमने बताया था एक रोजनामचा, सभी बच्चे को अगर याद होगा, पुनः मूल्यांकन खाते का एक फॉर्मेट था बच्चे, है ना। वापस से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, जो बेसिक सभी बच्चे को पता होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। पुनः मूल्यांकन खाते का एक फॉर्मेट था, है ना, अगर ध्यान दे तो। पुनः मूल्यांकन
खाता, पहले समझेंगे बाद में फिर हम फॉर्मेट पे जाएंगे, ठीक है। तो जब हम पुनः मूल्यांकन खाता बनाते थे तो अगर याद हो तो विवरण, रकम, विवरण और रकम लिखते थे, है ना। क्या लिखते थे बच्चे? अगर याद हो तो यहाँ पे हम उधार लिखते थे, यहाँ पे जमा, यहाँ पे लिखते थे विवरण, रकम, विवरण, रकम, ठीक है। हमने ये भी बताया था कि अगर पुनः मूल्यांकन से अगर लाभ होता है, क्या होता है बच्चे? लाभ। तो लाभ होगा तो हम कहाँ पे लिखेंगे? जमा तरफ। अगर कोई खर्च या नुकसान है, ठीक है, क्या है? खर्च या नुकसान, तो उसको हम किस तरफ लिखते थे? उधार तरफ। अब मुझे बताओ कि अगर संपत्ति की कीमत में वृद्धि होगा, संपत्ति की कीमत अगर बढ़ जाती है तो हमारे लिए लाभ होगा या नुकसान होगा? सोच के बताओ। तो सर संपत्ति में वृद्धि होगा तो हमारे लिए फायदा है, लाभ है ना। तो संपत्ति में वृद्धि को हम किस तरफ लिखते थे? जमा तरफ। और उसकी जो भी वृद्धि की रकम होगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखते थे, है ना। या हमने बताया था क्लास में, अगर संपत्ति में कमी होगा तो मेरे लिए नुकसान है, तो संपत्ति में कमी हम किस तरफ लिखते थे बच्चे? तो हम लिखते थे उधार तरफ, ठीक है। और जितना कमी होता था उसकी रकम हम यहाँ पे लिखते थे। उसी तरीके से अगर दायित्व में कमी हो, तो दायित्व में कमी होगा बच्चे तो हमारे लिए लाभ है, दायित्व में कमी। तो जितना कमी होगा उसको हम इस तरफ लिखेंगे। अगर दायित्व में वृद्धि हो जाए तो सर ये तो हमारे लिए नुकसान है, तो दायित्व में अगर वृद्धि होगा तो हम क्या करेंगे? उसको उधार तरफ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करते थे? इसका टोटल करते थे, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्च आते थे बच्चे, लेकिन अभी फिलहाल आपको रोजनामचा में इतना ही ध्यान रखना है कि अगर संपत्ति बढ़ा तो जमा में लिखेंगे, संपत्ति में कमी होगा तो उधार तरफ लिखेंगे, अगर दायित्व में कमी हुआ तो जमा में लिखेंगे, और दायित्व में वृद्धि हुआ तो उधार तरफ लिखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में हम यहाँ पे कुल करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर जमा ज़्यादा हो गया बच्चे तो हमें क्या मिल जाएगा? लाभ। और इस लाभ को हम सेवादार के बीच क्या करते थे? बांट देते थे। तो मान लेते 2 सेवादार है तो इसके बीच लाभ हानि के पुराने प्रमाण में क्या करेंगे? बांट देंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उधार तरफ का ज़्यादा हो गया तो क्या मिल जाएगा हमें? हानि। इस हानि को भी हम सेवादार के बीच क्या कर देंगे? बांट देंगे, ठीक है। चलो ओके, तो आई होप से इतना समझ में आ गया। अब इसका रोजनामचा लिखना है। क्या लिखना है? रोजनामचा। तो रोजनामचा कैसे लिखेंगे कि अगर लाभ होगा बच्चे, याद रखना सिंपल सा तरीका है कि यदि लाभ होगा, किसी भी तरह का लाभ हो, ठीक है, यदि लाभ हो तो पुनः मूल्यांकन खाता हमेशा जमा कर देंगे। क्या कर देंगे? पुनः मूल्यांकन खाते जमा, ठीक है। अगर लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या करेंगे? जमा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ लाभ हो तो याद रखना है पुनः मूल्यांकन खाते क्या कर देंगे? जमा करेंगे। याद रहेगा सभी बच्चे को। जमा इसलिए करते हैं क्योंकि जब लाभ होता है तो हम उसे किस तरफ लिखते हैं? जमा तरफ लिखते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या कर देंगे? जमा। अगर बच्चे नुकसान हो, ठीक है, यदि नुकसान हो तो नुकसान होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते हम क्या कर देंगे? उधार, ठीक है। चाहे कोई भी हो, पुनः मूल्यांकन खाते क्या कर देना है? उधार। तो यहाँ पे लिख देंगे पुनः मूल्यांकन खाता क्या करेंगे बच्चे? उधार करेंगे। इतना नियम अगर याद कर लिया तो सारे रोजनामचा बन जाएंगे आपके, है ना, ठीक है। लाभ होगा तो जमा करेंगे पुनः मूल्यांकन खाते, उधार होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते क्या कर देंगे? अगर नुकसान होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार कर देंगे, ठीक है। चलो ओके, तभी हम लोग आ जाते हैं रोजनामचा पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, पेज नंबर 138। अगर टेक्स्ट बुक होगा बच्चे तो 138 पे क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां नंबर है। कौन सा नंबर है? ये पेज नंबर हो गया 138 पे क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां, ठीक है। चलो तो मेरे साथ साथ ध्यान देंगे कि रोजनामचा किस तरीके से लिखेंगे। और नियम याद रखने बच्चे, लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा करना है, नुकसान होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार करना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन बैंक है बच्चे उसमें जो क्वेश्चन नंबर है वो 12 है ना। तो मैं क्वेश्चन बैंक का ही नंबर फॉलो करूंगा, तो आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो कभी भी जब हम रोजनामचा लिखेंगे, ठीक है,
तो ऊपर हम फॉर्मेट बनाते थे बच्चे, तारीख याद हो तो तारीख का एक कॉलम बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे खाता पृष्ठ, लिखते थे ना, और यहाँ पे उधार और जमा, यहाँ पे विवरण लिखेंगे बच्चे। कभी भी रोजनामचा लिखेंगे तो फॉर्मेट बनाकर ही लिखना है, ठीक है। ये आदत डाल लो सभी बच्चे, उधार और जमा, ठीक। और फॉर्मेट पेंसिल से बनाना है और अच्छी तरीके से बनाना है, ठीक है। चलो ओके। तो नंबर 1 देंगे तारीख में, क्योंकि डेट नहीं है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट बोला है यंत्र। अब देखो यंत्र की बही कीमत कितना था, 1 लाख, और पुनः मूल्यांकन के बाद उसकी कीमत कितना हो गया, 80,000। तो बताओ यंत्र की कीमत में क्या हुआ बच्चे, कमी। कमी यानी नुकसान हुआ है ना एक तरह से। तो जब नुकसान होगा तो हम क्या रोजनामचा बनाएंगे, तो सर पुनः मूल्यांकन खाते उधार कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता उधार और यंत्र खाते जमा, है ना। यंत्र खाते का कितने का नुकसान हुआ, तो सर पहले 1 लाख था, अभी 80,000 है, तो यानी कितने का नुकसान हो गया, 20,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 और यहाँ पे लिख देंगे 20,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला रोजनामचा। दूसरा दिया है जमीन। जमीन की बही कीमत 3 लाख है और पुनः मूल्यांकन की कीमत 5 लाख। तो इसमें तो 2 लाख की वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होगा यानी लाभ है। तो जब लाभ होता है बच्चे तो पुनः मूल्यांकन खाते हम क्या करते हैं, जमा। तो जब पुनः मूल्यांकन जमा होगा तो इसका मतलब जमीन खाता क्या कर देंगे, उधार। तो जमीन खाता उधार कर देना और पुनः मूल्यांकन खाते, पुनः मूल्यांकन खाते का। अब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 2 लाख। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख, यहाँ पे लिख देंगे बच्चे 2 लाख, ठीक है। चलो फिर थर्ड नंबर, लेनदार की बही कीमत 1 लाख है और पुनः मूल्यांकन कीमत 95,000 है ना। देखो तो लेनदार की कीमत में भी यहाँ बच्चे कमी हुआ है, क्या हुआ है, कमी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पहले वृद्धि बताया था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है, कमी हुआ है, ठीक है। तो जब कमी हुआ तो यानी यहाँ भी हमारे लिए क्या हो गया, लाभ। जब दायित्व कम होता है तो हमारे लिए लाभ होता है ना। तो 5,000 का लाभ हो गया। तो जब लाभ होगा तो चित्र कहाँ लिखेंगे, तो जमा तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेनदार खाता उधार कर देंगे बच्चे और पुनः मूल्यांकन खाते, पुनः मूल्यांकन खाते का, ठीक है। अब बताओ लेनदार कितना है, तो सर लेनदार है पहले 1 लाख था, अभी 95,000, यानी कितने का कमी हो रहा है, 5,000 का। तो 5,000 जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट है अदद खर्च। अब अदद खर्च हमारे लिए क्या है बच्चे, दायित्व है, जिसको चुकाना बाकी खर्च भी बोलते हैं। तो खर्च है तो इसलिए पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता उधार और अदद खर्च खाते का। अदद खर्च खाते का कितना रकम है, तो सर 3,000 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3,000, यहाँ भी लिख देंगे 3,000, ठीक है। और एक लास्ट है बच्चे 5वां नंबर। 5वां बोला है अप्राप्त आय। अप्राप्त आय का मतलब होता है मिलना बाकी आय। तो जो पैसा मिलने वाला है वो हमारे लिए लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ होगा तो इसलिए हम पुनः मूल्यांकन खाते जमा कर देंगे और अप्राप्त आय खाते क्या कर देंगे, अप्राप्त आय खाता उधार कर देंगे बच्चे, ठीक है। तो अप्राप्त आय खाते उधार और पुनः मूल्यांकन खाते का, ठीक है। कितना रकम दिया है, तो 2,000 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2,000, ठीक है। 2,000 यहाँ भी लिख देंगे 2,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी लाभ होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते जमा करना है, नुकसान होगा खर्च होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते हम उधार कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रोजनामचा बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते नेक्स्ट 13 की ओर, है ना। तभी देखो 13 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 13,
देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है यहाँ पे लिखा है, आई होप सो समझ में दिख रहा है सभी बच्चे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है त्याग का अनुपात और लाभ के अनुपात के बीच का अंतर लिखना है। क्या लिखना है बच्चे? अंतर। तफावत का मतलब होता है अंतर, ठीक है, अंतर। त्याग का परिमाण और लाभ के परिमाण के बीच का अंतर। तो पेज नंबर 117 पे हम लोग जाएंगे टेक्स्ट बुक का, ठीक है, और वहाँ पे इसका आंसर देखेंगे क्या है, ठीक है। तो सभी बच्चे साथ साथ में टेक्स्ट बुक भी रखेंगे और हम वहाँ पे जाके बोर्ड एग्जाम में अगर त्याग का अनुपात और लाभ के अनुपात का बीच अगर अंतर आता है बच्चे, ठीक है, तो आप लोग 3 अंतर लिखने हैं। कितने अंतर लिखना है? 3, है ना। उसमें ज़्यादा हो सकता है लेकिन लिखना कितना है? 3, क्योंकि एग्जाम में हमें 3 ही मुद्दा लिखना होता है। तो जो इजी है पहले वो लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सभी बच्चे को यहाँ पे दिख रहा होगा ना? ओके। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है बच्चे त्याग के परिमाण और लाभ के परिमाण के बीच का अंतर। अब सबसे पहला पॉइंट दिया है त्याग का परिमाण। तो त्याग के परिमाण में क्या बोला है कि नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदार द्वारा किया गया लाभ के भाग का त्याग तथा चालू साझेदारों के लाभ हानि परिमाण में परिवर्तन होने पर कोई साझेदार लाभ हानि वितरण के परिमाण में अन्य साझेदार के पक्ष में किया अपने लाभ के भाग का त्याग, उसे क्या बोलते हैं? त्याग, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जब कोई नया साझेदार अगर आता है तो हम लोग क्या करते थे? पुराने साझेदार को कुछ ना कुछ अपने हिस्से में से क्या करना पड़ता था? त्याग करना पड़ता था, है ना। तो पहला अंतर यही है कि नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदार द्वारा क्या किया जाता है? लाभ के भाग का त्याग। लाभ के भाग का क्या करते बच्चे? त्याग करते। जबकि लाभ के परिमाण में क्या होता है कि जो निवृत्त साझेदार है ना, निवृत्त साझेदार के भाग का जो भी शेष होगा वो चालू साझेदार क्या करते हैं? जिस परिमाण में प्राप्त करे उसका परिमाण क्या होता है? लाभ का। अब नया साझेदार अगर आएगा तो पुराने साझेदार को क्या होता है? त्याग। पहला चीज याद रखना है। और जब कोई साझेदार की निवृत्त होती है ना, निवृत्ति होती है, तो पुराने साझेदार को क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्योंकि जब निवृत्त साझेदार बिजनेस में से जाएगा तो उसका जो भी हिस्सा होता है बच्चे, वो कौन बांट लेगा? पुराने साझेदार आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। और नए साझेदार जब बिजनेस में आएगा तो पुराने साझेदार को क्या करना पड़ता है? कुछ लाभ उसे भी देना पड़ता है नए साझेदार को, इसलिए पुराने साझेदार के लाभ में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। दूसरा है कब ज्ञात करना है। तो देखो जब नए साझेदार का प्रवेश हो, जब नए साझेदार का क्या होगा बच्चे? प्रवेश हो, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है? जब साझेदार की निवृत्ति, जब कोई साझेदार निवृत्त होगा तब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? लाभ का परिमाण। और जब नए साझेदार का प्रवेश होगा तो हम क्या ज्ञात करेंगे? साझेदार का त्याग का परिमाण। तो ये चीजें याद रखना है कि कब ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि जब नए साझेदार प्रवेश लेगा तो क्या ज्ञात करते? त्याग। जब साझेदार की निवृत्ति होता है तो हम क्या ज्ञात करते हैं? लाभ का परिमाण। तीसरा है बच्चे सबसे आसान सूत्र, त्याग का परिमाण का सूत्र है पुराना भाग माइनस नया भाग, तो इसको याद कर लेना। और लाभ का परिमाण का सूत्र है नया भाग माइनस पुराना भाग, ठीक है। फोर्थ है क्यों ज्ञात करना है। तो नए साझेदार द्वारा लाई अपने भाग की ख्याति पुराने साझेदार के बीच बांटने के लिए, है ना, त्याग का परिमाण ज्ञात करना पड़ता है। बस यहाँ तक आप लिख लेना, ठीक है। कि जो नया साझेदार आता था तो अपने साथ पता होगा ख्याति लाता था। क्या लाता था? और इस ख्याति को पुराने साझेदार क्या करते थे? आपस में बांट लेते थे, ठीक है। कौन से परिमाण में बांटते थे? त्याग के परिमाण में। तो इसलिए इसे क्या करना पड़ता है? त्याग करना ही पड़ता है, ठीक है। और निवृत्त साझेदार में हमने देखा था कि दी जाने वाली ख्याति की रकम, जब निवृत्त कोई भी साझेदार अगर निवृत्त होता है, मान ले पुराना साझेदार बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, तो उसके भाग की जो भी ख्याति होगा बच्चे यार, ठीक है, वो शेष साझेदार द्वारा क्या होता है? उनके लाभ के परिमाण में दी जाती है, ठीक है। शेष साझेदारों द्वारा क्या होता है? उनके लाभ के परिमाण में दी जाती है। किसको देते? तो जो व्यवसाय में से क्या हो रहा है? निवृत्त हो रहा है। तो जो साझेदार निवृत्त होता है उनको ख्याति मिलता है, ठीक है। और जो नया साझेदार होता है उसको ख्याति लानी पड़ती है, ठीक है। तो जब ख्याति की रकम लेकर आएगा तो उसके लिए क्या ज्ञात करेंगे? त्याग का परिमाण।
और जब कोई साझेदार निवृत्त हो रहा है तो ख्याति अपने साथ क्या करेगा, लेके जाएगा, तो उसके लिए क्या निकालते हैं, लाभ का प्रमाण। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अंतर आप टेक्स्ट बुक में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और इसमें से 4 पॉइंट है, कोई भी 3 पॉइंट को क्या करना, अच्छे तरीके से लिख के याद कर लेना। ठीक है बच्चे, चलो ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 13 तो हो गया हमारा। अभी क्वेश्चन बैंक में है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। यहाँ पे देखो लिखा है साझेदारी पेडी विसर्जन की सामान्य प्रक्रिया समझाइए, है ना। तो साझेदारी पेडी की विसर्जन की जो समान प्रक्रिया होती है वो हमने बताया था आप लोग को, है ना। तो पेज नंबर 278 पे आ जाओ, है ना, इसका आंसर वहां पे मिलेगा, पेज नंबर 278। 278 चलो, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे 278 पे। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, है ना, ध्यान दो यहाँ पे 278। अगर एग्जाम में आता है कि विसर्जन की समान प्रक्रिया क्या है, ठीक है, विसर्जन की सामान्य प्रक्रिया, विसर्जन की सामान्य प्रक्रिया अगर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको ए वाले पॉइंट लिखने हैं, विसर्जन की समान प्रक्रिया। तो आपको कौन से पॉइंट लिखने हैं, ए बी सी डी, ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसी को लिखना है। ठीक है, तो देखो विसर्जन की समान प्रक्रिया क्या होता है ना, समान प्रक्रिया का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर मान ले कोई साझेदारी पीढ़ी है, ठीक है, और वो हमेशा के लिए क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसकी जो भी संपत्ति होगा उसको बेचकर जो प्राप्त आय होता है उसमें से हम पहले किसको चुकाएंगे। अगर मान ले कोई बिजनेस बंद हो गया तो उसके पास जो भी संपत्ति होगा उसको बेचने से जो इनकम आएगा, आय आएगी, उसको सबसे पहले किसको चुकाएंगे। तो सबसे पहला होता है, यहाँ पे ध्यान दो कि सर्वप्रथम पीढ़ी का विसर्जन खर्च चुकाया जाता है। ठीक है, जो पीढ़ी की संपत्ति को बेचेंगे और उससे जो प्राप्त आय होगा बच्चे, उसमें से हम सबसे पहले कौन सा खर्च चुकाएंगे, तो सर विसर्जन खर्च को चुकाएंगे। ये कई बार एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि पीढ़ी के विसर्जन के समय सर्वप्रथम कौन सा खर्च चुकाया जाता है, तो आंसर क्या देंगे, विसर्जन खर्च। ठीक है, तो सभी बच्चे को याद रहेगा। तो बताओ पहला किसको पेमेंट करेंगे, तो सर विसर्जन खर्च चुकाएंगे। अगर विसर्जन खर्च चुकाने के बाद अगर पैसे बच गए तो उसके बाद हम क्या करते, त्राहित पक्ष का दायित्व चुकाते। त्राहित पक्ष का मतलब होता है तीसरे पक्षकार, मतलब जो बाहर के लोग हैं जिसे उधार लेके रखा है, जैसे लेनदार हो गया, है ना। तो लेनदार क्या होता है, तीसरे पक्षकार है। अगर बैंक से पैसा लिया है तो बैंक लोन आ जाएगा बच्चे। ठीक है, स्त्री धन, अगर मान ले किसी साझेदार की पत्नी ने अगर लोन दिया है, ठीक है, तो स्त्री धन अगर होगा तो भी उसको हम क्या करेंगे, त्राहित पक्ष के साथ चुका देते हैं। अब इन लोगों को पैसा देने के बाद अगर पैसे बच गए तो उसके बाद साझेदारों की क्या चुकाते हैं बच्चे, अगर कोई साझेदार ने लोन दिया है तो उसका पेमेंट कर देंगे। उसके बाद भी अगर पैसे बचे तो अंत में साझेदारों की पूंजी खाता और चालू खाते की जो बाकी आती थी, है ना, उसकी रकम हम क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। उसके बाद भी फिर भी रकम बचे तो लाभ अगर हो तो सभी साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के परिमाण में क्या करेंगे, बांट देंगे। लास्ट में जो पैसे बच जाएंगे सभी को लाभ हानि के परिमाण में साझेदार के बीच क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो ये टोटल 5 पॉइंट है बच्चे जो याद रखना है। ठीक है, तो विसर्जन की समान प्रक्रिया अगर एग्जाम में आता है तो बताओ सबसे पहले कौन सा खर्च चुकाएंगे, विसर्जन खर्च, वेरी गुड। दूसरा त्राहित पक्ष का दायित्व चुकाएंगे, बिल्कुल सही है। तीसरा किसको चुकाएंगे, तो सर साझेदारों की लोन चुकाएंगे, ठीक है। डी, उसके बाद किसको चुकाएंगे, तो साझेदारों को पूंजी और चालू खाते की रकम हम क्या कर देंगे बच्चे, वापस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर पैसे बचते हैं तो लाभ हो तो सभी साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के परिमाण में क्या कर देंगे बच्चे, बांट देंगे। तो ये होता है विसर्जन की सामान्य प्रक्रिया। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, चल उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है कि साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन की हिसाबी पतावट अंगे कानूनी प्रावधान संक्षिप्त में समझाइए, है ना, मतलब संक्षिप्त में आपको क्या करना है, समझाना है। तो ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 277, पेज नंबर 277। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे दिया है
कि विसर्जन के हिसाबी निपटारा के संदर्भ में कानूनी और अन्य प्रावधान। यहाँ पे देखो लिखा है विसर्जन के हिसाबों के निपटारा के संदर्भ में कानूनी और अन्य प्रावधान। ठीक है, तो एग्जाम में आपको सारा नहीं पूछेंगे, कोई एक ही पूछेगा, है ना। जैसे मान ले 3 नंबर में पूछ दिया कि पीढ़ी की हानि के संदर्भ में कानूनी निपटारा क्या है। ठीक है, कानून के हिसाब से कैसे हम उसका निपटारा करेंगे जब पीढ़ी का विसर्जन होगा और उस टाइम बिजनेस को क्या हो गई, हानि हो गई। तो यहाँ पे लिखा है कि भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार विसर्जन के समय होने वाले जो भी नुकसान होगा, ठीक है, निम्नानुसार अमल में रखा जाता है। तो अगर मान लिया कि कोई बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, ठीक है, और बिजनेस क्या हो रहा है, विसर्जन भी हो रहा है, बंद हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, इसकी वजह से बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया, तो उसके लिए हम उसका प्रावधान कैसे करेंगे। ठीक है, अब बताओ नुकसान तो हो गया बिजनेस को, तो बिजनेस का नुकसान की भरपाई भी तो करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है कि प्रथम पीढ़ी के लाभ में से अपलिखित कर सकते हैं। तो अगर मान लें कि बिजनेस के पास अगर कुछ लाभ बचा हुआ है तो उसमें से हम क्या कर देंगे, लाभ में से अपलिखित कर देंगे, मतलब पेमेंट कर देंगे। दूसरा, यदि लाभ पर्याप्त ना हो, मान लें बिजनेस के पास लाभ ही नहीं हुआ है, तो साझेदारों की पूंजी में से भरपाई करेंगे। किस में से करेंगे, पूंजी में से भरपाई। तो पहला क्या था कि पीढ़ी के लाभ में से अपलिखित करेंगे, अगर लाभ नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, तो सर साझेदारों की पूंजी में से भरपाई कर देंगे। ठीक है, यदि पूंजी भी पर्याप्त ना हो तो मान लें कि साझेदार के पास पूंजी भी इतना नहीं है कि जिससे हम हानि का निपटारा कर सके, तो यहाँ लिखा है कि यदि पूंजी पर्याप्त ना हो तो ऐसी हानि साझेदार अपने लाभ हानि के परिमाण में बांट लेते हैं और उसके लिए जरूरत के अनुसार अपनी निजी संपत्ति, देखो बच्चे, निजी संपत्ति में से क्या करते, भरपाई करते, मतलब उनको घर से भरना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पीढ़ी को हानि होगा तो सबसे पहले हम लाभ में से अपलिखित करेंगे, यदि लाभ पर्याप्त ना हो तो साझेदार की पूंजी में से अपलिखित करेंगे, यदि पूंजी भी पर्याप्त ना हो तो ऐसी हानि को हम क्या करेंगे, सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि के परिमाण में क्या करेंगे, बांट देंगे और उसके लिए जितनी भी जरूरत रकम होगा वो अपनी निजी संपत्ति में से क्या कर देंगे, भरपाई करेंगे। मतलब उनके पास जो भी अपनी निजी संपत्ति होगा उसको बेच के क्या कर देंगे बच्चे, उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गए मेरे हिसाब से इतने। ठीक है, उसके बाद और भी है कि अगर पीढ़ी का ऋण और साझेदारों का निजी ऋण, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है बच्चे वो पढ़ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। आप लोग पीढ़ी का अगर ऋण, मतलब अगर पीढ़ी का ऋण और साझेदारों का निजी ऋण है तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे। चलो ये पॉइंट हम समझ लेते थोड़ा सा। यहाँ लिखा है कि साझेदारों का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है, इसलिए पीढ़ी के तीसरे पक्षकार के ऋण के लिए प्रत्येक साझेदार व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। अगर मान लें किसी बाहर के व्यक्ति से अगर हमने लोन ले रखा है तो उसके लिए सभी साझेदार क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, मतलब सभी साझेदार को देना ही पड़ेगा उनको। पीढ़ी की संपत्ति जो होता है बच्चे, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि पीढ़ी की जो संपत्तियां हैं वो पीढ़ी के ऋण के लिए, मतलब पीढ़ी का अगर कोई भी कर्जा है तो उसको चुकाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, पीढ़ी की संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। और साझेदारों की निजी संपत्ति, मतलब जो साझेदार है उसकी निजी जो संपत्ति होता है वो निजी ऋण के लिए कायदा अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। तो उनका जो खुद का निजी ऋण है उसके लिए हम कायदा अनुसार क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि पीढ़ी की संपत्ति जो होता है वो पीढ़ी के ऋण को चुकाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अगर कोई साझेदार का अपना पर्सनल निजी संपत्ति जो होता है, ठीक है, उससे हम किसका भुगतान करेंगे, तो निजी ऋण। अगर उसने पर्सनल कोई लोन ले रखा है तो उसका पेमेंट करने के लिए क्या उपयोग करेगा, निजी संपत्ति का। ठीक है, परंतु साझेदारों की अमर्यादित जिम्मेदारी होने के कारण उनकी निजी संपत्ति का उपयोग निजी दायित्व चुकाने के बाद बची हुई रकम में से पीढ़ी का दायित्व चुकाने के लिए हो सकता है। देखो, अगर मान लो उसने खुद का कुछ कर्जा ले रखा है तो उसको चुकाने के बाद अगर रकम बच गया तो फिर हम पीढ़ी का क्या चुकाएंगे बच्चे, दायित्व चुका सकते। तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद है साझेदारों की पीढ़ी का लोन, फिर उसके बाद है साझेदारों की पत्नी की लोन।
अब साझेदार की पत्नी का लोन है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। साझेदार की पत्नी की जो लोन होता है, अगर किसी के साझेदार की वाइफ ने क्या किया, लोन दिया है, तो साझेदार की पत्नी ने अगर अपने स्त्री धन में से, है ना, उसने अपने स्त्री धन में से क्या कर दिया, पीढ़ी को लोन दिया है, तो ऐसी लोन की रकम पीढ़ी के सामान्य ऋण की तरह तीसरे पक्षकार के दायित्व की तरह चुकाई जाती है। ना उसको हम पहले दे सकते हैं ना बाद में देंगे, तो हम कब देंगे, तीसरे पक्षकार के साथ देंगे। ठीक है, जो तीसरा पक्षकार होगा उसके साथ हम उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, परंतु यदि पति की रकम में से पीढ़ी को लोन दी हो तो वह साझेदार की लोन ही गिनी जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर पति की रकम में से अगर पीढ़ी को लोन दे दिया है तो वो क्या माना जाएगा, तो साझेदार की लोन गिना जाएगा। बच्चे क्या गिना जाएगा, साझेदार का लोन। लेकिन अगर उसकी वाइफ ने अगर दिया है तो तीसरे पक्षकार के साथ हम क्या करेंगे, उसको चुका देंगे। ठीक है, अब सबको पता है साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है, अमर्यादित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 में बोला है टुक नोद लिखो, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बच्चे। क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी। किस पे, यहाँ पे लिखा माल मिलकत निकाल खाता, इसी को हम बोलते हैं वसूली खाता। क्या बोलते हैं इसको, वसूली खाता। अब वसूली खाता अगर हमें क्या करना है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखना है, तो पेज नंबर 278 पे आ जाओ और वहाँ पे कितना लिखना वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, और मैं समझा भी देता हूँ क्या होता है। तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, वसूली खाता। ठीक है, तो देखो वसूली खाते में क्या बोला यहाँ पे कि वसूली खाता जो होता है बच्चे, इसको हम संपादन खाता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपादन खाता। अब वसूली खाता क्या होता है, तो पीढ़ी के विसर्जन के समय पीढ़ी की संपत्ति और दायित्वों के निपटारा की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता को हम क्या बोलते हैं, वसूली खाता। तो ये आपको परिभाषा हो गया। जब भी पीढ़ी का विसर्जन होगा बच्चे, है ना, तो पीढ़ी के विसर्जन के समय जो पीढ़ी की संपत्ति और दायित्व होता है उसके निपटारा के लिए जो तैयार किया गया खाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वसूली खाता। वसूली खाते में को हम संपादन खाते के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो वसूली खाता क्यों बनाया जाता है, तो जब भी पीढ़ी का विसर्जन होगा तो पीढ़ी के विसर्जन के समय बहुत सारे संपत्ति भी होता है और दायित्व भी होता है, तो उसका निपटारा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार का खाता खोलेंगे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वसूली खाता। इसका काम ही है कि पीढ़ी की संपत्ति और दायित्व का क्या करना है, निपटारा करना है, बस इतना ही इसका मेन मकसद होता है। ठीक है, जैसा कि पता होगा हमने पढ़ा था वसूली खाते का फॉर्मेट, तो साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के समय जितने चोपड़ा या बही होते हैं बच्चे उसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करने के बाद रोकड़ और बैंक के सिवाय, मतलब रोकड़ और बैंक को नहीं लिखते, याद रखना कभी भी वसूली खाते में रोकड़ और बैंक का लेखा हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो रोकड़ और बैंक के अलावा जो भी संपत्ति होगा, जमीन मकान यंत्र फर्नीचर, ठीक है, और दायित्व, जितने भी संपत्ति और दायित्व है उसके खाता को हम क्या करते बच्चे, बंद करके कहाँ लेके जाते थे, वसूली खाते उसकी बही कीमत पर लेके जाते हैं ना। तो याद करो सबसे पहले हम सारी संपत्ति और दायित्व को लिखते थे वसूली खाते में। सारे संपत्ति को हम किस तरफ लिखते थे, अगर याद करो तो सारे संपत्ति हम वसूली खाते में उधार तरफ लिखते थे, है ना, और सारे दायित्व को कहाँ लिखते थे बच्चे, जमा तरफ, है ना। उसके बाद संपत्ति की उपज, मतलब संपत्ति को बेचेंगे, है ना, तो जब संपत्ति को बेचेंगे तो संपत्ति की उपज में से जो रोकड़ मिलेगा तो रोकड़ खाते में क्या करते थे, उधार करके वसूली खाते जमा किए जाते थे। अगर याद करो तो रोजनामचा होता था, जब हम संपत्ति बेचते तो रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ खाते उधार वसूली खाते जमा। और दायित्व का हम क्या करते थे, भुगतान करते थे। तो याद करो दायित्व का भुगतान हम वसूली खाते में उधार तरफ करते थे, इसलिए वसूली खाता उधार करके हम रोकड़ खाते को क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, तो संपत्ति बेचेंगे तो रोकड़ आएगा, इसलिए रोकड़ खाते उधार कर देंगे और वसूली खाते जमा। दायित्व जब हम चुकाते बच्चे तो रोकड़ जाता है, तो इसलिए वसूली खाते उधार कर देंगे और रोकड़ खाते क्या कर देंगे, जमा। ठीक है, उसके बाद वसूली खाते में आने वाला अंतर, ठीक है, वसूली खाते में आने वाला जो भी अंतर होगा वो वसूली खाते में क्या करेंगे,
अगर लाभ या नुकसान होगा, ठीक है, वसूली खाते में देखा होगा लास्ट में हम टोटल करते थे, तो जो भी लाभ या नुकसान होगा या अंतर साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के परिमाण में क्या करते थे, बांट दिया जाता था। ठीक है, तो कहने का मतलब आप इसको पॉइंट बना के भी लिख सकते वसूली खाता का। पहला पॉइंट में इतना तक लिख देना है, यहाँ तक, दूसरे पॉइंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, और तीसरे पॉइंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक, और चौथे पॉइंट में हम बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया वसूली खाते पे संक्षिप्त टिप्पणी, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 है ना। यहाँ पे लिखा है कि साझेदारी पीढ़ी विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाई गई बाकियों का निकाल किस तरीके से करेंगे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आते ही आते है ना। तो इसमें देखो दिया है समान नामत, विनियोग वृद्धि कमी फंड दिया है, और लाभ हानि खाते की उधार बाकी दिया है। ठीक है, समान नामत, विनियोग वृद्धि कमी फंड और लाभ हानि खाते की उधार बाकी, तो इसका निकाल किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चा? क्वेश्चन नंबर हो गया 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सामान्य अनामत, है ना। तो बताओ समान अनामत की निकाल किस प्रकार करते थे, कौन बच्चा बताएगा मुझे। समान अनामत की निकाल किस प्रकार करेंगे। सामान्य अनामत, तो देखो समान अनामत की जो निकाल होते हैं बच्चे, है ना, तो एक चीज याद रखना कि जो समान अनामत है, सामान्य अनामत, यह एकत्रित लाभ है। कैसा लाभ है बच्चे? एकत्रित लाभ है। इसलिए सभी साझेदारों के बीच, सभी साझेदारों के बीच